आज हम पढ़ेंगे संविधान का सामान्य ज्ञान, मतलब कि सामान्य रूप से जो संविधान में है और मुझे जानना चाहिए। ठीक है, तो उसके तहत सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो मूल संविधान में कितने थे? 395, 395, 22 भाग, ठीक, और 22 भाग, 8 अनुसूचियां, ठीक, अनुसूचियां। वर्तमान में कितने हैं? 395 अनुच्छेद आज भी हैं, हालांकि जो भी नया शामिल किया गया किसी न किसी अनुच्छेद के खंड है। ठीक है, किसी न किसी अनुच्छेद के खंड हैं। गणना की दृष्टि से देखा जाए तो इनकी संख्या 450 से भी ज्यादा हो गई है। ठीक है, और भाग कितने हैं? 22 भाग। जिन भागों में भी वृद्धि की गई है वो किसी न किसी भाग के खंड के रूप में। ठीक है, इसी तरह अनुसूचियों में 8 अनुसूची मूल संविधान में थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, क्या? संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए। ठीक है, सीमित करने के लिए, ताकि भूमि सुधार, इसमें सीलिंग एक्ट आदि थे, भूमि सुधार कानूनों को लागू किया जा सके। ठीक है, कानूनों को लागू किया जा सके। ये संशोधन कब हुआ था? 1951 में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उस समय सीएम कौन थे और पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये हुआ पहली अनुसूची के बारे में। ठीक है, इसके पहली नहीं, 9वीं अनुसूची के बारे में, मतलब 8 के बाद जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, फिर इसके बाद 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? हाँ, फिर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये दल बदल से संबंधित है। ठीक है, फिर 11वीं अनुसूची पंचायतों से, ठीक, 12वीं अनुसूची, 12वीं किससे? नगर पालिकाओं से। ठीक है, ये तो हमारा है संविधान का सामान्य रूप से कि कितना बड़ा संविधान है और उसमें क्या है। ठीक, अब हम आर्टिकल्स को पढ़ेंगे क्रम से, संक्षेप में। ठीक है, केवल हम संक्षेप में आर्टिकल्स को देखेंगे कि विभिन्न आर्टिकल्स में क्या है। ठीक है, आर्टिकल 1, ठीक है, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ये आर्टिकल 1 में है। फिर आर्टिकल 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक, अर्थात संघ में नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा? जैसे भू क्षेत्र के शामिल किया जाए तो
दूसरा तरीका यह है कि किसी राज्य को तोड़ करके या किसी अन्य राज्यों, कई राज्यों से मिला करके एक नए राज्य की स्थापना, तो ये इस आर्टिकल से संबंधित होगा। और आर्टिकल 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, मतलब कि उसके राज्य क्षेत्र कहां से हैं, कैसे हैं, उनका नाम क्या है, इन सब बातों का वर्णन है। ठीक, फिर इसके बाद क्या है, आर्टिकल 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। नए राज्यों का निर्माण, कहने का मतलब कि नए राज्यों का निर्माण कैसे किया जाएगा, और वर्तमान राज्यों मतलब जो राज्य मौजूद है उनके क्षेत्र में अगर कोई परिवर्तन किया करना हो, उनके क्षेत्रों में परिवर्तन, ठीक है, क्षेत्रों में परिवर्तन, और क्या, नामों में परिवर्तन, नामों में, सीमाओं में परिवर्तन, ये सब क्या है, आर्टिकल 3। ठीक है, राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। आर्टिकल 4 मतलब कि जब नए राज्यों का निर्माण करना होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे होंगे, ये सारी बातों का वर्णन आर्टिकल 3 के अंतर्गत है। जाहिर सी बात है, जब आर्टिकल 3 कोई नए राज्य का निर्माण होगा तो आर्टिकल 3 का प्रयोग होगा। ठीक है, आर्टिकल 2 में भी संशोधन होगा, आर्टिकल 1 में भी संशोधन होगा। ठीक, और आर्टिकल 4 का भी उसमें प्रयोग है। आर्टिकल 4 क्या कहता है, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुनासिक और परिणामी का बंद करने के लिए अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत बनाई गई। हाँ, कहने का मतलब ये कि आर्टिकल 4 ये स्पष्ट करता है कि ये जो संशोधन होंगे वो 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाएंगे। क्या संशोधन नहीं माने जाएंगे, यही है ना, उनको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यही बात है ना, उनको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो नए राज्यों का निर्माण है उसमें क्या होता है, नए राज्यों के निर्माण में 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। कितने बहुमत की आवश्यकता होती है, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक, फिर और क्या है, आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। ठीक है, आर्टिकल 5 से क्या होता है, हाँ, आर्टिकल यहां से भाग 2 क्या, भाग 2, तो आर्टिकल 5 से क्या होता है, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। ठीक है, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। तो हम अभी केवल 60 अध्ययन कर रहे हैं, जो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो फिर हम सीधे पढ़ते हैं 5 से 11 तक तो नागरिकता है। आर्टिकल कहां से, 5 से 11, 5 to 11, ये क्या है, भाग 2। ठीक है, और आर्टिकल 11 के अनुसार ये नागरिकता अधिनियम 1955 बना है। ठीक, फिर इसके बाद भाग 3 शुरुआत होती है। भाग 3 ये कहां से है, आर्टिकल
12 से 35 तक, है ना, ये मूल अधिकार है। ठीक, तो आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 में है सर परिभाषाएं मूल अधिकार में। हाँ, आर्टिकल 12 में परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं किसकी परिभाषाएं हैं? राज्य की। मतलब कि राज्य की जो सार्वभौमिक परिभाषा है उससे अलग इस मूल अधिकार वाले खंड के लिए, ठीक है, मूल अधिकार वाले भाग के लिए राज्य का क्या मतलब है, राज्य किसको कहा जाएगा, उसी में उसी आर्टिकल 12 में बताया गया है। ठीक है, राज्य क्या है। फिर आर्टिकल 13 में हाँ, आर्टिकल 13 ये कहता है कि जो भी मूल अधिकारों से असंगत विधियां होंगी, ठीक है, मूल अधिकारियों मूल आर्टिकल 13 मूल अधिकारों से असंगत विधियां शून्य होंगी। विधियां क्या होंगी? शून्य होंगी जिस मात्रा तक असंगत है। ठीक है, जिस मात्रा तक असंगत है। ठीक, फिर इसके बाद क्या है? आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। ठीक है, विधियों के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक, इसका मतलब यह है कि समान में समानता। ठीक है, विधि के समक्ष समानता है तो ठीक है, विधियों का समान संरक्षण ये स्पष्ट कर देता है कि यहाँ समानता से मतलब है कि समान में समानता। मतलब अगर प्रतियोगिता भी हो तो समान में प्रतियोगिता, है ना, समान में समानता। फिर आर्टिकल 15 क्या कहता है? हाँ, कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर, राज्य के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब राज्य किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। ठीक है, विभेद का प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिषेध। आप यहां देख लीजिए, धर्म के आधार पर प्रतिषेध नहीं करना है, अर्थात धर्म निरपेक्षता का तत्व भी है ये। ठीक है, मूल वंश किसी वंश के आधार पर, जैसे कि ना तो यहाँ पर कुलीन वर्ग का सिद्धांत होगा, ना तो निम्न वर्ग का। ठीक है, मूल वंश, जाति, लिंग ना तो स्त्री पुरुष के आधार पर, किसी आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। कौन सा आर्टिकल? 15। ठीक, आर्टिकल 15 प्रतिषेध करता है। ठीक, फिर इसके बाद है आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता। लोक नियोजनों में अवसर की समता। ठीक, तो ये लोक नियोजनों में मतलब ये बता रहा है कि जो भी सरकारी पद लोक नियोजन होंगे, सरकार के पद होंगे, ठीक है, सरकार के पद होंगे, सभी को समान अवसर दिया जाएगा। सभी को समान अवसर दिया जाएगा। ठीक, इसी अनुच्छेद के परंतकों में कुछ विशेष वर्गों के लिए
कुछ संरक्षण देने की भी बात कही गई है। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब राज्य अस्पृश्यता के अंत का प्रयास करेगा। फिर अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब जैसे अंग्रेजों के समय में राय बहादुर, सर, नाइट आदि की उपाधियां दी जाती थी, तो इसमें कहा गया है कि इस तरह की कोई उपाधियां नहीं दी जाएगी। राज्य केवल शिक्षा आदि की उपाधियां ही देगा। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? आर्टिकल 19 किससे संबंधित है? हाँ, आर्टिकल 9 वाक स्वतंत्र आदि कुछ विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 19 क्या है? वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है मतलब कि आपको कुछ बोलने की स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं। इस पर युक्ति लोक स्वास्थ्य के आधार पर, कानून व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन ये आपको वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसी में आपको संगम बनाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी घूमने विचरण करने की स्वतंत्रता है, बसने की स्वतंत्रता है, कोई भी जीविका अपनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन जहां पर विशेष आवश्यकता और राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगाता है। ठीक है। फिर इसके बाद है आर्टिकल 20। कौन सा? अनुच्छेद 20। इसमें क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ठीक है। संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में, हाँ, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। वही इसमें कुछ अन्य भाग भी हैं, जैसे कि अपनी विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और व्यक्ति को वकील अपने मनपसंद का वकील का अधिकार होगा। यही सब बातें हैं इसमें। ठीक है। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है। इसी अनुच्छेद में ये कहा गया है कि विधि के प्रक्रिया के सिवा किसी को उसको जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात किसी को उसको जीवन से वंचित विधि के प्रक्रिया के अलावा अन्य विधियों से नहीं किया जा सकता। ठीक है। मतलब किसी को बिना मुकदमा चलाए, बिना सजा दिए किसी का एनकाउंटर नहीं किया जा सकता। ठीक है। और भी अनुच्छेद 21 बहुत विस्तृत है, इसकी सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर व्याख्या करी है, जैसे निजता का अधिकार और व्यक्तिगत अधिकार, ये सब इसी के व्याख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। फिर अनुच्छेद आर्टिकल 21 का ये बाद में लाया गया था। ठीक है। कब लाया गया था? हाँ, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जब शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की आयु तक की शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया था। इसमें क्या है? 6 से 14 वर्ष का कोई बालक है का बालक बालिका है, ठीक है, तो उसको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ठीक है। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ठीक है। यह है आर्टिकल 21 का।
फिर आर्टिकल 22 मतलब अनुच्छेद 22, इसमें क्या है? अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, फिर आर्टिकल 23, ठीक, मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। मानव दुर्व्यापार या और बलात्श्रम का प्रतिषेध या निषेध है ना। तो मतलब किसी मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा, जबरदस्ती बलात्संग नहीं करवाया जाएगा, हालात ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कारखानों आदि में क्या? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है, मतलब बालकों को कारखानों आदि में नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 क्या है? यह धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रसार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से, आबाद जिसमें कोई बाधा न हो, आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, कहने का मतलब है कि इस अनुच्छेद के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का आपको राइट दिया गया है। इसके अनुसार अंतःकरण की किसी भी धर्म को आप मान सकते हो आबाद रूप से, और आचरण कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो। ठीक है, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यह है कि आप जबरदस्ती किसी को धर्म नहीं मनवा सकते कि यही मानो। ठीक है, ये है आपका आर्टिकल 25। ठीक, फिर इसके बाद है आर्टिकल, हम सभी इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं। फिर हम आ गए आर्टिकल 29 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक धर्मों के हितों का संरक्षण। ठीक है, अल्पसंख्यकों, ठीक, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, ये सब भी हमारे पंथ निरपेक्षता के तत्व हैं। आर्टिकल 29। ठीक, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 क्या है? हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, मतलब कि जो भी मूल अधिकारों में है उसको कैसे लागू कराया जाएगा, यह काम किसका है? उच्चतम न्यायालय का। उच्चतम न्यायालय लागू करे। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 30 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, संविधान की आत्मा कहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39। जी, हम आ गए अब अनुच्छेद 39 ये नीति निषेध तत्वों में।
ठीक है। आर्टिकल 39, प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 39 क्या कहता है? समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक, मतलब कि अगर कार्य समान है तो वेतन समान होना चाहिए, स्त्री पुरुष के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। ठीक है। फिर आर्टिकल अनुच्छेद 39 का क्या कहता है? देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, इसके लिए अधिनियम बनाया जा चुका है, मतलब कि ये नीति निर्देशक तत्व लागू किया जा चुका है। ठीक है। इसी तरह आर्टिकल 39A ये किसके लिए है? समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, निःशुल्क विधिक सहायता। तो इसके लिए भी सरकार व्यवस्था कर चुकी है कि गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता के लिए क्या है, इसके लिए संस्थाएं हर एक में बनाई जा चुकी हैं जो कि गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है 39 का, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। सीधी सी बात है, कोई गरीब है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा नहीं लड़ पाएगा, तो उसको विधिक सहायता की आवश्यकता है, तो इसके लिए ये बनाया जा चुका है। ठीक, विधिक सहायता के लिए प्राधिकरण बनाया जा चुका है। ठीक है। फिर आगे है अनुच्छेद आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40। आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायत के स्थापना का प्रावधान। ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान। ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि मूल संविधान में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था, बल्कि उनको राज्यों पर छोड़ दिया गया था। तो 73वें संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है। तो आपको आर्टिकल 40 भी एक प्रकार से लागू किया जा चुका है। ठीक है। तो ये नीति निर्देशक तत्व 40 भी लागू हो चुका है। फिर इसके बाद है आर्टिकल 41, अनुच्छेद 41। ये किसके लिए है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, ये 41 है। इसके तहत वीकर सेक्शंस को, जो कमजोर वर्ग हैं, जिसमें आप SC ST OBC या वृद्ध वर्ग या कमजोर वर्ग आर्थिक रूप से सभी को, तो उनके कुछ काम, शिक्षा या लोक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था विभिन्न योजनाओं में किया गया है और किया जाता रहा है। ठीक है। फिर आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, मतलब कि जो भी सिविल कानून है ना, जैसे वो एक समान होना चाहिए, न कि हिंदू एक अलग होना चाहिए, मुस्लिम एक अलग होना चाहिए, ऐसा नीति निर्देशक तत्व कहता है। ठीक है। लेकिन गोवा में लागू भी किया जा चुका है बहुत पहले से ही। अन्य किसी राज्य में एक समान सिविल संहिता लागू नहीं है। ठीक, ये था आपका आर्टिकल 44।
अब क्या है आर्टिकल, अगला आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 45, अनुच्छेद 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को की बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा के लिए प्रावधान। मतलब 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल, क्या देखभाल एवं शिक्षा, है ना, देखभाल एवं शिक्षा। वास्तव में क्या हुआ है कि 86 संशोधन में क्या हुआ था, हाँ 6 से 14 वर्ष के बच्चों की जो शिक्षा है वो मूल अधिकारों में शामिल किया गया था। पहले इसी नीति निर्देशक तत्व में था 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा, अब उसको मूल अधिकारों करके जो 6 से कम वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनके बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए ये राज्य के ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल किया गया है, ताकि राज्य पर कुछ न कुछ प्रावधान करें। तो राज्यों में देखा गया है ना, आंगनबाड़ी आज में ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं, उनके कुछ पुष्टाहार और शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, ये हुआ 45। फिर आर्टिकल 48, अनुच्छेद 48 का या आर्टिकल 48A, पर्यावरण एवं संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण संरक्षण संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ये किसके अंतर्गत है, 48 के अंतर्गत है, 48 का। ठीक है, फिर आर्टिकल 50, इसमें क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, तो भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग तंत्र है, पृथक्करण हो चुका है। ठीक है, न्यायपालिका का प्रशासन हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों का प्रशासन करता है और बाकी उच्च न्यायालय की नियुक्ति आदि सब काम सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, तो ये पृथक्करण हो चुका है। फिर और अनुच्छेद 51, क्या अनुच्छेद 51 क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतरराष्ट्रीय शांति, क्या शांति और सुरक्षा, शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। मतलब कि राज्य ऐसा भी प्रयास करेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा का। ठीक है, फिर इसके बाद हम आ गए आर्टिकल भाग हम 4 का में आ गए और आर्टिकल 51 का 41 का, इसके अंतर्गत क्या है, मूल कर्तव्य है। सारे मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। मूल कर्तव्य इसमें कितने हैं, 11 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। मूल संविधान नहीं, जब मूल कर्तव्य शामिल किया गया था 42वें संशोधन में, किसमें, 42वें संशोधन में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, तो इसमें 10 थे। बाद में 86वें संशोधन में एक और शामिल किया गया, इस समय 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, 11 मूल कर्तव्य हैं। अब आगे हम लोग आर्टिकल 52 में क्या है,
52 के अंदर भारत का राष्ट्रपति। हाँ, आर्टिकल 52 के अंतर्गत 52 भारत का राष्ट्रपति, मतलब भारत में एक राष्ट्रपति होगा, है ना, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और 53 में कार्यपालिकी शक्तियां हैं। फिर हम आ गए 55, ठीक, आर्टिकल 55 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ठीक, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ये 55 में है, ठीक। और आर्टिकल 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनर्निर्वाचन, क्या? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता क्या है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने के लिए पात्र होगा। जैसे अमेरिका में है कि 2 बार राष्ट्रपति हो जाने के बाद फिर राष्ट्रपति नहीं हो सकते, तो भारत में ऐसा कोई प्रतिबंध ही नहीं है, असीमित है, चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बने, ठीक है। फिर आर्टिकल 57 के बाद 58 में क्या है? राष्ट्रपति पद की योग्यता, ठीक है। राष्ट्रपति, हाँ वही आ रहता है, राष्ट्रपति पद की योग्यता, मतलब राष्ट्रपति कौन हो सकता है? जैसे कि वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया इस टाइप का कुछ ना हो, सजा याफ्ता ना हो, वगैरह वगैरह, है ना। तो ये सब राष्ट्रपति के 58 के तहत ही है, ठीक। फिर आर्टिकल 60 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ठीक, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। फिर आर्टिकल 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग प्रक्रिया, ठीक। अभी तक भारत के किसी राष्ट्रपति पर ऐसी प्रक्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये 61 में महाभियोग होता है राष्ट्रपति के ऊपर, अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो, ठीक। फिर इसके बाद है आर्टिकल 66 क्या है? ये उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? ठीक है, 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। फिर आर्टिकल 70 में क्या है? आर्टिकल 70, हाँ, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। कहने का मतलब है कि किन स्थितियों में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का काम करेगा, ठीक। इन्हीं बातों का वर्णन है यहाँ पर, ठीक है। फिर आर्टिकल 70 हो गया। फिर आर्टिकल 72, ठीक है, 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, ठीक है। राष्ट्रपति की
समाधान क्षमादान की शक्ति, मतलब कि राष्ट्रपति जैसे मृत्युदंड वगैरह माफ कर सकता है और अन्य दंड कम कर सकता है। ठीक, फिर आर्टिकल 72 में क्या था? क्षमादान की शक्ति, है ना। फिर आर्टिकल 74 राष्ट्रपति की सहायता के लिए सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ठीक, राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए क्या होगा? मंत्री परिषद। ठीक, राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। फिर आर्टिकल 75(1) में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मतलब जो प्रधानमंत्री होता है, आप जानते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जो भी लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। फिर और क्या है? अनुच्छेद 76 में क्या है? भारत का न्यायवादी, भारत का महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल, मतलब भारत सरकार का वकील सबसे बड़ा। ठीक है, तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा, कैसे होगा, यही सब बातें यहाँ पर हैं। ठीक, फिर आर्टिकल 79 संसद के गठन का प्रावधान। 79 में क्या है? संसद के गठन का प्रावधान। ठीक, 79 में क्या है? संसद के गठन का प्रावधान। संसद का गठन कैसे है? संसद मतलब राज्यसभा और लोकसभा, और राष्ट्रपति भी संसद के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधि कानून नहीं, कोई विधि बनती नहीं है। ठीक है। फिर 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना। ठीक है। और 81 में क्या है? लोकसभा की संरचना। ठीक, 81 में लोकसभा की संरचना। और 83 में क्या है? नहीं, 83 में क्या है? हाँ, अवधि है। तो 83(1) कहता है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है ना। राज्यसभा एक अस्थायी सदन, राज्यसभा अस्थायी सदन है ना। राज्यसभा का विघटन नहीं होता। हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ते हैं, उनका चुनाव होता है, और इसका सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक, और ये अस्थायी सदन है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष बाद उसका लोकसभा का विघटन हो जाता है ना। फिर हम आ गए आर्टिकल 84 में क्या है? संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। ठीक, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। और
85 में क्या है? संसद के सत्र अवसान और विघटन। संसद के सत्रावसान और विघटन। ठीक है, संसद के सत्रावसान और विघटन। फिर हम आ गए क्या? आर्टिकल 101। क्या? आर्टिकल 101 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष या विपक्ष के मत के बराबर होने पर। जैसे मान लीजिए किसी मुद्दे पर पक्ष या विपक्ष में क्या हो गया? मत बराबर हो गए। मत बराबर हो गए तो यहां पर लोकसभा अध्यक्ष भी मत देगा। लोकसभा अध्यक्ष मत देकर निर्णय करेगा। इसी बात की यहाँ पर बताया गया है, ताकि जब भी कभी बराबर हो किसी मुद्दे पर तो लोकसभा के मत, अध्यक्ष का मत महत्वपूर्ण होगा, है ना। फिर है 108 108 क्या है? हाँ, 108 ये क्या है? संयुक्त बैठक। कुछ दशाओं में संयुक्त बैठक, जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि राज्यसभा में सरकार का बहुमत कम है तो वो संयुक्त बैठक करके अपना पूरा कर लेती है। ठीक है, जब संयुक्त बैठक होगी तो अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, और अभी तक 2 ही 3 बार इसकी बैठक हुई है, जैसे कि कोटा में हुई है, बैंकिंग अधिनियम के तहत हुई है, दहेज निरोधक अधिनियम के तहत हुई है। तो ये बैठकें, संयुक्त बैठक अभी बहुत कम ही बार आयोजित की गई है, तो ये 108 के तहत होता है संयुक्त बैठक। ठीक, और क्या है? 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। विशेष प्रक्रिया। ठीक है, विशेष प्रक्रिया 109 के तहत है। फिर 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा है। धन विधेयक क्या है ना? कौन धन विधेयक को बताएगा कि धन विधेयक है? लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि यही धन विधेयक है ना। उसका निर्णय अंतिम होता है लोकसभा अध्यक्ष का। धन विधेयक वही बताएगा कि कौन है धन विधेयक। ये 110 के तहत होता है। ठीक, फिर 111 आर्टिकल 111 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति। जब संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित होता है, पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति, है ना। तो पारित विधेयक में राष्ट्रपति अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है या कुछ दिन के लिए विलंब करता है, ये तमाम विधियां हैं, वो अलग बात है। लेकिन इसी के तरह राष्ट्रपति जो है विधेयक को राष्ट्रपति क्या देता है? अनुमति, है ना। फिर 112 क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण ये एक प्रकार का बजट, मतलब यही बजट है। बजट शब्द संविधान प्रयोग नहीं किया गया है, इसी को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ठीक है, फिर 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध 117 वित्त विधेयक क्या है उसी के बारे में। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, विशेष उपबंध। ठीक, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध ये क्या होना है? आर्टिकल 117।
आर्टिकल 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, ठीक है। फिर आर्टिकल 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच न किया जाना। आर्टिकल 122 क्या है? न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच न किया जाना। न्यायालय संसद की कार्रवाई की कोई जांच नहीं करेगा, ठीक है। और क्या है? 123 1 2 3 123 में क्या है? हाँ, संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। मतलब अध्यादेश कौन लाएगा? राष्ट्रपति लाएगा। कब लाएगा? जब संसद सत्र में ना हो, अर्थात विश्रांति काल, ठीक है। विश्रांति काल 123 कहां से लिया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 से। इसके मूल तत्व कहां पाए गए थे? 18 सेक्शन के अधिनियम में, जब कुछ अधिकार किसको दे दिए गए थे? विशेषाधिकार वायसराय को, है ना। फिर लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है कि कहां से लाया गया अध्यादेश, तो ये 1935 के अधिनियम से, है ना। फिर आगे हम बढ़ते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 124 क्या है? 124 है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन 124। 129 क्या है? 129 आर्टिकल 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय, ठीक है। ये अभिलेख न्यायालय है, अपने अवमान के लिए दंडित करेगा और इसके निर्णय एज ए नजीर, मतलब एज ए साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालयों में माना जाएगा, ठीक है। एज ए उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर ध्यान देंगे अधीनस्थ न्यायालयों के माननीय जज, ठीक। फिर इसके बाद और क्या है? एक अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 137 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन रिव्यू की शक्ति। क्या? उच्चतम न्यायालय की रिव्यू क्या है? उच्चतम न्यायालय की रिव्यू रिव्यू, ठीक है। रिव्यू अर्थात पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन, इस पुनर्विलोकन से क्या मतलब है? मतलब उच्चतम न्यायालय अपना ही निर्णय पलट सकता है, ठीक है। अपना निर्णय ही परिवर्तित कर सकता है। अभी यहाँ न्यायिक समीक्षा की बात नहीं है, ठीक। न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन वो वाली बात नहीं है। अपना निर्णय जब भी चाहे, अगर अगला उससे अधिक बड़ी बेंच है तो अपना निर्णय पलट सकता है। आपने देखा भी होगा, चाहे उसमें आर्टिकल 13 जो न्यायिक पुनर्विलोकन की भारत के संविधान में किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, इन मामलों में कई बार उच्चतम न्यायालय ने अपने ही निर्णय पलटे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 क्या है? 143 हाँ, और 142 क्या है? 142 न्यायालय की निष्क्रिय और आर्थिक प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। जैसे इस 142 भी
शक्तिशाली है। 142 इसके तहत उच्चतम न्यायालय अपने आदेशों को लागू करवाता है। ठीक है, अगर संबंधित आदेश लागू नहीं है तो खुद आदेश को लागू करता है। ये उच्चतम न्यायालय को पावर दिया गया है। फिर 143 क्या है? 143 आर्टिकल 143 ये क्या है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक, अब इसमें यह है कि किसी भी मामले पर, कोई भी अगर कानूनी मामला हो या संविधान से संबंधित मामला हो तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेता है। अच्छा, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति को परामर्श दे ही सुप्रीम कोर्ट, और ये भी जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति माने ही। ठीक है, दोनों स्वतंत्र हैं। बाबरी मामले पर एक बार ऐसा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय ने परामर्श देने से मना कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद है आर्टिकल 148 अनुच्छेद 148। ये क्या है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है, अर्थात सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, नियंत्रक एवं महापरीक्षक जो कि सार्वजनिक वित्त का संरक्षक होता है। क्या? सार्वजनिक वित्त का संरक्षक होता है, महालेखा परीक्षक। ठीक है, ये लेखों का रख रखाव, हालांकि केंद्र के लिए अब रख रखाव नहीं करता है, लेकिन राज्यों के लिए लेखों का रख रखाव और उनका ऑडिट भी करता है। ये सीएजी है और ये अखिल भारतीय प्रकृति का है, मतलब राज्य और केंद्र दोनों के लिए है। ठीक है, ये 148 के तहत है। और आर्टिकल 155, आर्टिकल 155 इसमें क्या है? आर्टिकल 155 हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति। क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल कौन होगा, कैसे होगा, इन सब बातों का वर्णन है। राज्यपाल एक से अधिक राज्यों को एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये बाद में शामिल किया गया, किस संशोधन द्वारा? सातवें। ठीक है, शायद। आगे हम बढ़ते हैं। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति। फिर आर्टिकल 161। 161 में क्या है? क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। ये जो मृत्यु दंड छोड़ करके राज्य सूची के विषय में, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मृत्यु दंड को छोड़ करके, मृत्यु दंड तो केवल राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है, लेकिन अन्य विषयों पर राज्य सूची के विषय में जो भी दंड आदि होंगे, राज्यपाल क्या करेगा? क्षमा कर सकता है, निलंबित कर सकता है, मतलब क्षमा आदि की शक्ति है, क्षमा आदि की। ठीक है, क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश का निलंबन, परिहार और लघुकरण। क्या है? निलंबन, परिहार और लघुकरण। ठीक है, यह है राज्यपाल के लिए। और क्या है? 164(1) में क्या है? मंत्रियों के बारे में। हाँ, 164(1) राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक है, 164(1)
राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ठीक है। किसकी नियुक्ति? मुख्यमंत्री की। और मुख्यमंत्री, उसी मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है। तो पहले क्या करेगा राज्यपाल? जो भी बहुमत दल, यानी विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसको आमंत्रित करके मुख्यमंत्री के लिए नियुक्त करेगा, फिर उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, ठीक है। ये कौन करेगा? राज्यपाल, ठीक है। फिर अनुच्छेद 165, 165 क्या है? राज्य का महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, जैसे अभी हमने कहा इसको एडवोकेट जनरल कहते हैं, महाधिवक्ता को। जैसे हमने अभी केंद्र के लिए कहा अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी, तो वो केंद्र सरकार का वकील होता है। वैसे राज्य के लिए कौन? महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। ये राज्य सरकार के लिए कानूनी पक्ष रखता है अपना, ठीक है, कहीं भी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में, ठीक। अब क्या है? 169, 169 बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम, ये भी अनुच्छेद है। आर्टिकल 169, आर्टिकल 169 में क्या है? राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। क्या है? राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। कहने का मतलब यह है कि राज्य में विधान परिषद है तो राज्य चाहे विधानसभा के प्रस्ताव पर संसद उसको समाप्त कर सकती है, ठीक है। और अगर नहीं है तो भी विधानसभा के प्रस्ताव पर संसद उसका सृजन कर सकती है, मतलब समाप्त भी कर सकती है, सृजन भी कर सकती है, ठीक है। इस समय भारत के सभी राज्यों में ये सब कुछ 169 अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। इस समय भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कुछ ही राज्यों में है, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कितने हो गए? पहले जम्मू कश्मीर भी था, अब तो मान लीजिए वो समाप्त हो गया, ठीक है। हाँ, कितने गिनाए हमने? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, 5 हुए। एक कौन हुआ हो? झारखंड, एक बिहार है, नहीं, तेलंगाना 1, आंध्र प्रदेश 2, कर्नाटक 3, महाराष्ट्र 4, उत्तर प्रदेश 5 और नहीं, बिहार, ठीक। संभवतः मुझे इसमें ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। और क्या है? 169, आर्टिकल 169, फिर आर्टिकल 174, अनुच्छेद 174, हाँ बिहारी है। 174, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। देखिए, इसी अनुच्छेद के तहत राज्यपाल क्या करता है? सत्र बुलाता है विधानसभा का। क्या? विधानसभा या मतलब विधानमंडल का, विधानमंडल में दोनों आ जाएंगे, विधानसभा और विधान परिषद। सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है, ठीक है, और विधानसभा का विघटन भी करता है ना। सत्रावसान, सत्र बुलाना और विघटित करने का अधिकार। फिर आर्टिकल 200, अनुच्छेद 200,
200 भी बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति, 200 के तहत ही राज्यपाल विधेयकों पर अनुमति देता है। क्या देता है? अनुमति। अनुमति में क्या क्या होता है? जैसे कोई विधेयक आया तो राज्यपाल अनुमति देगा या पुनर्विचार के लिए भेज देगा, ये भी कर सकता है ना। या ये भी कर सकता है कि अनुमति दे दे, ये भी कर सकता है कि अपने पास सुरक्षित रख ले, कुछ दिन के लिए लेट कर दे। ये भी हो सकता है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख ले, है ना। राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख ले तो, लेकिन ये 200 के तहत नहीं होगा। वो केवल अनुमति देगा या अनुमति रोकेगा या विचार के लिए वापस करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 201 के तहत क्या होगा? राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित। ठीक है। 200 और 201 में अंतर यही है कि यहाँ पर अनुमति देने की प्रक्रिया है, अनुमति दे या रोके, जो भी करे, या विचार के लिए वापस करे, और यहाँ पर राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करे 201 के तहत। ठीक है। फिर आगे है आर्टिकल 213। आर्टिकल कौन सा? हाँ, अनुच्छेद 213। 213 में क्या है? विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल के अध्यादेश को, विश्रांति काल में नहीं, मतलब कि विधानमंडल के विश्रांति काल में। ठीक है। विधानमंडल का जब विश्रांति काल है, अर्थात सत्र में नहीं है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। ठीक है। ये राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी करता है? किस अनुच्छेद के तहत? 123 के तहत। 123 के तहत राष्ट्रपति जारी करता है, 213 के तहत राज्यपाल जारी करता है। और शर्त दोनों में वही है कि जब विश्रांति काल होना चाहिए, राज्यों के लिए विधानमंडल का विश्रांति काल हो, और उसमें राष्ट्रपति के लिए संसद का विश्रांति काल हो। ठीक। और राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि ऐसे विधि की जरूरत है तत्काल में, और यहाँ पर राज्यपाल को समाधान हो जाए 213 में। ठीक है। तो ये है 213 और इसमें अंतर। ठीक।